अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब फिर से मुतहर्रिक हो गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब किया, पेश नहीं हुए, घर पर छापा मार दिया। अब वजीर आला सिंध को तलब कर लिया है और कल वो नैब रावलपिंडी के सामने पेश होंगे। और आज ही नैब की टीम बाबर एवान की बरियत के खिलाफ अपनी ही अपील की समाअत के लिए अदालत नहीं आई। नैब मुतहर्रिक है, ऑपोजिशन के रहनुमाओं की तलबी हो रही है। शहबाज शरीफ को आज लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जून तक की जमानत दे दी। आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और वो समाअत में खुद पेश भी हुए। कल नहीं मिल रहे थे शहबाज शरीफ, आज पेश हुए। समाअत के आगाज में अदालत ने शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है। उस पर वकील ने कहा कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत ने नैब के वकील से पूछा कि क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है। उस पर नैब के वकील ने कहा कि जमानत की मुखालफत की जाएगी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को 2 जून को तलब किया गया, लेकिन वारंट 28 मई के थे। इस पर अदालत ने पूछा कि जब वारंट पहले निकले तो नैब ने 2 जून को क्यों बुलाया। जिस पर नैब के वकील ने कहा कि जब नैब के पास गिरफ्तारी का मवाद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और 17 जून तक नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है। गुज़िश्ता रोज नैब ने शहबाज शरीफ को तलब किया हुआ था, मगर वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद नैब की टीम उनके घर गई। शहबाज शरीफ वहां नहीं थे। ऑपोजिशन का इल्जाम है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट कर रहा है, नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। ये इल्जाम साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए दोहराया। ये फैसला करने कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कि कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूं कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता। उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। हुकूमत ये समझती है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और अब उन्हें वापस बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। वजीर इत्तला शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद हैं, किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक चीज़ है कि हमारे पास इतने क्लियर कट शवाहिद, इतने क्लियर प्रूफ्स, सबूत हैं कि हम समझते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है तो इनको वो पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है। ECL पे नाम रेकमेंड करना ये हुकूमत तो नहीं करती, लेकिन ये है कि कुछ जो इसके लीगल प्रोसेसेस हैं वो फुलफ़िल होने होते हैं, जिसमें कि आप किसी का नाम ECL पे डाल देंगे। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कई हिस्सों बखरों में तकसीम हो चुकी है। ये जो पैगाम था तस्वीर का, ये इसलिए था कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था। जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। इसके जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने गिरफ्तारी इसलिए कराया कि उन्हें डर था कि वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अब नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है। इसके अलावा नैब ने कल अपोजिशन के एक और रहनुमा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी कल तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस और सिंध प्रोग्राम में रोशन प्रोग्राम केस में तीसरी मरतबा मुराद अली शाह को तलब किया है, जबकि इससे पहले भी वो एक मरतबा नैब रावलपिंडी में पेश हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी ठेके दिए हैं। नैब का दावा है कि सिंध रोशन प्रोग्राम में नैब 298 मिलियन रुपए रिकवर कर चुका है। इस मंसूबे में शामिल 2 कंपनियों और 4 मुल्जिमान प्ली बारगेन कर चुके हैं। अब इस केस में कल मुराद अली शाह पेश होंगे। एक के बाद एक अपोजिशन रहनुमा की तलबी शुरू हो गई है। ईद के बाद नैब बहुत मुतहर्रिक हो गया है। दूसरी तरफ आज दिलचस्प सूरत हाल दिखाई दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नंदीपुर केस में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर एवान की बरियत के खिलाफ नैब की अपील की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की, मगर नैब की अपनी ही अपील की समाअत पर नैब से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि नंदीपुर रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को एक साथ कर दिया जाए और दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी। अब अहम बात यह है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 25 जून को बाबर एवान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की थी। बाबर एवान को बरी कर दिया, मगर इसी केस में
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। नैब ने एहतसाब अदालत के इस फैसले को चैलेंज कर दिया और फिर आज नैब की प्रोसिक्यूशन टीम अपनी ही अपील में अदालत में पेश नहीं हुई। इसके अलावा अहम बात यह है कि बाबर एवान की बरियत का फैसला जज अरशद मलिक ने सुनाया था, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दबाव में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया। जज अरशद मलिक के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। पहले आपको बता दें, उसके बाद आपको फैसले के मंदरजात बताएंगे कि जज अरशद मलिक के हवाले से 2 वीडियोस सामने आई। एक वो वीडियो जो 19 साल पुरानी है और जज अरशद मलिक का दावा है कि उस वीडियो की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और दूसरी वीडियो 11 महीने पुरानी है। ये वीडियो नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता साल 6 जुलाई को मीडिया के सामने रिलीज की, जिसमें यह दावा किया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में फैसला दिया। और जज अरशद मलिक उस वीडियो में ये एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया, मगर फिर जज अरशद मलिक का दावा सामने आया कि उनकी पुरानी वीडियो की बुनियाद बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और हुकूमत ने भी जज अरशद मलिक के दावे की हिमायत की और नून लीग पर और शरीफ खानदान पर इल्ज़ाम लगाए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में मिसाल दी कि जज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। We just had another case right now. There's a judge who convicted the previous prime minister. Now this judge, the opposition brought out a video blackmailing him about him with some compromising video with some woman. They brought this up. This happens in Italian mafias. It doesn't happen in democracies. पहले जज अरशद मलिक की वीडियो के दावे का जायजा लेते हैं। जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर FIA ने गुज़िश्ता साल 17 जुलाई को FIR दर्ज की। जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि जब 2000 से 2003 तक मैं मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात था, तो इस दौरान मियाँ तारिक ने मुझे नशा आवर चीज़ पिलाकर मेरी काबिल एतराज़ वीडियो बना ली ताकि मुझे ब्लैकमेल किया जा सके। काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद 4-5 महीने पहले मुझे पता चला कि मियाँ तारिक और उसके साथियों ने मेरी वीडियो लाहौर के रिहायशी नून लीग के रहनुमा मियाँ सलीम को फ़रोख्त कर दी है, और फिर इस वीडियो की बुनियाद पर नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट, खुर्रम यूसुफ और महर गुलाम जिलानी ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और मुझे ब्लैकमेल किया गया कि नैब रेफरेंस में जिस नवाज शरीफ को मैंने सज़ा सुनाई थी उनकी मदद करूं। जज अरशद मलिक ने कहा कि चूंकि मैं पहले ही नवाज शरीफ को सज़ा सुना चुका था, इसलिए उन लोगों ने कोशिश की कि मैं पूरे इंसाफ के अमल को मुतनाज़ बना दूं और कहूं कि मैंने दबाव में फैसला दिया था। नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अप्रैल 2019 में मेरी जाती उम्रा में नवाज शरीफ से और 5 रमज़ान को मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात कराई गई और उन मुलाकातों की वीडियो और ऑडियो बनाई गई। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि जब उन्होंने देखा कि मरियम नवाज नून लीग की क़यादत, जिसमें शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, राना तनवीर, अज़मा बुखारी और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और उन्होंने खुफिया और गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई वीडियो चलाकर न सिर्फ मेरी साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि मेरे करियर को भी मुतासिर करने की कोशिश की, इन अफराद ने जालसाजी करके वीडियो नशर की, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये थी जज अरशद मलिक की दरख्वास्त, जिसे हुकूमत ने भी इंडोर्स किया। वज़ीर आज़म ने भी बैरून मुल्क में मीडिया से बात करते हुए इंडोर्स किया कि ये तो इटालियन माफिया ऐसे काम करती है कि ये जज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर FIA ने तहकीकात शुरू की। इस केस में FIA मरकज़ी मुल्ज़िम मियाँ तारिक को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। इस केस में FIA ने 3 दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, मगर 8 सितंबर 2019 को FIA ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तीनों मुल्ज़िमान जिन पर जज अरशद मलिक ने अपनी FIR में इल्ज़ाम लगाया था, FIA की रिपोर्ट कहती है कि तीनों मुल्ज़िमान नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने इन तीनों मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया और फिर FIA ने इन तीनों अफराद को दोबारा गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की, तो अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी तरह 2 मुल्ज़िमान नासिर भट्ट और मियाँ सलीम अभी तक FIA की गिरफ्त से बाहर हैं, तो इस वक्त FIA के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मियाँ तारिक की दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में FIA की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। मरकज़ी मुल्ज़िम जिन पर उनकी 18 साल पहले वीडियो बनाने का इल्ज़ाम है, उनकी भी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की और FIA की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। और जज अरशद मलिक के हवाले से भी लिखा अदालती फैसले के मुताबिक कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि जज अरशद मलिक की काबिल एतराज़ वीडियो असल है, और FIA तहकीकाती अफसर ने भी उसकी तस्दीक की, मगर वीडियो 2000 से 2003 के दरमियान बनाई गई और उसकी शिकायत 19 साल बाद 2019 में दर्ज की गई। हमने 14 मई को मियाँ तारिक की दरख्वास्त जमानत सुनी और समाअत मुलतवी कर दी कि FIA के तफ्तीशी अफसर दरख्वास्त गुजार के जुर्म में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश कर सकें और अदालत को मुतमईन करें। कई बार पूछने के बावजूद FIA के तफ्तीशी अफसर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। इसके अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि जज अरशद मलिक 19 साल तक खामोश क्यों रहे, खासतौर पर उस वक्त जब मुबैना तौर पर ज़ेर समाअत केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई।
इस बात की भी वजाहत नहीं की गई कि क्यों जज अरशद मलिक ने रजाकाराना तौर पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसे उन्होंने सजा सुनाई थी। इसके अलावा जज ने सजा याफ्ता शख्स के बेटे से बैरून मुल्क मुलाकात भी की, उसकी भी वजाहत नहीं की गई। FIR में दर्ज इल्जामात के तहत दरख्वास्त गुजार से मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है। दरख्वास्त गुजार का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए अदालत जमानत की दरख्वास्त मंजूर करती है। अदालत ने न सिर्फ FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठाए, बल्कि अदालत ने जज अरशद मलिक के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए। यानी FIA अब तक मुल्तान वाली वीडियो की बुनियाद पर जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने के इल्जाम को साबित नहीं कर सकी है। मगर एक और वीडियो जो 6 जुलाई को मरियम नवाज शरीफ ने जारी की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है वो भी आपको बताते हैं। मरियम नवाज ने क्या कहा था? सजा देने वाला खुद कह उठा कि फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। मैं नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह ताला मुर्सी नहीं बनने दूंगी। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उसमें नाम है मेरी, मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। इस वीडियो के हवाले से भी तहकीकात नहीं हो रही। हालांकि जब ये वीडियो सामने आई थी तो हुकूमत ने उसे अदलिया के खिलाफ साजिश करार दिया था, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात उस वक्त की फिरदौस आशिक़वान ने बार बार कहा कि नून लीग ने पूरी अदलिया पर उंगलियां उठा दी हैं। इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, इन बयानात को 1 साल होने वाला है, मगर अब तक फॉरेंसिक ऑडिट का पता नहीं चल सका और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत वीडियो की तहकीकात में संजीदा नहीं है। नून लीग के रहनुमा और केस के अहम किरदार नासिर भट्ट का दावा है कि उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो और ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराया और उस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वीडियो ओरिजिनल है। ये बात उन्होंने 27 दिसंबर 2019 को हमें इंटरव्यू में भी बताई और कहा कि वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मगर हाई कमीशन उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर रहा है। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फॉरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक़वान साहबा कि हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने फॉरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है, और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में। जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं कि ये आपके वारंट हैं, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कंफर्म नहीं करें कि उस चीज को टेस्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज ओरिजिनल है। और ये ऐसे सबूत हैं शाह खानज़ादा साहब के, ये सबूत जब खुलेंगे तो पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ को किस तरीके से सजा दिलाई गई, एक बेगुनाह शख्स के साथ कितनी ज्यादती हुई। का दावा है कि ऑडियो वीडियो ठीक है, हुकूमत तहकीकात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जो इल्ज़ाम अरशद मलिक ने लगाया, जिसके साथ हुकूमत भी खड़ी हुई, वज़ीर आज़म भी खड़े हुए, उस इल्ज़ाम के साथ इस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं उसमें अब तक ब्लैकमेलिंग साबित नहीं कर सकी है हुकूमत। FIA 3 मुल्जिमान बरी हो गए, एक मुल्जिम को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। और जो इल्ज़ाम मरियम नवाज ने लगाया, हुकूमत ने अरशद मलिक के उस वीडियो का न खुद फॉरेंसिक टेस्ट कराया, हालांकि कहा था कि कराएंगे, ना ही जज अरशद मलिक के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। इसके अलावा जज अरशद मलिक की साख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें लाहौर हाई कोर्ट भेजा ताकि वहाँ उनके खिलाफ तहकीकात हों। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज ने तहकीकात का आगाज़ भी किया और उन्हें उस वक्त ओहदे से हटाया भी गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सवाल उठाया। कहाँ तक मालूम पहुँची है, जाहिद किशकोरी से पूछेंगे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, अदालत में मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर तहकीकात चल रही थी, और FIA में क्या हुआ इस हवाले से, अरशद मलिक के हवाले से? ज़राए का बताना है कि ये रिपोर्ट कंपाइल की जा रही है और किसी भी वक्त जो अदालत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है 7 मेंबर की, जिसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हेड करते हैं, उसमें पेश की जाएगी
और उसकी सिफारिशात की रोशनी में जो अगला एक फाइनल डिसीजन है जज अरशद मालिक के मुतालिक वो किया जाएगा। हमारे ज़राए का ये बताना है कि उसमें अगर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें उसको मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है, उसकी तफसीलात मैं कुछ आपको बता दूं। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उसकी सिफारिशात जब पेश की जाएंगी इस इंक्वायरी कमेटी की, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो आला इंतज़ामी कमेटी है जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं, 7 उसके मेंबरान होते हैं, उसकी रोशनी में दोबारा एक बार फिर लास्ट चांस के तौर पर पेश होने का मौका दिया जाएगा जज अरशद मलिक को। अगर वो कामयाब हो जाते हैं कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने में और वो कमेटी उसको तस्लीम कर लेती है तो उसके खिलाफ हो सकता है एक्शन ना हो। अगर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है जो कि सर्विस से फारिग करने की है, उसके लिए लास्ट चांस फिर ये हो सकता है कि उसका केस इंतज़ामी जो डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल होता है वो वहाँ पर अपील कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ FIA में है, शाहजेब वहाँ पर कोई पेशरफ्त नहीं है अब तक। ये केस 6 जुलाई 2019 को वहाँ पर गया था, उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। अभी जो भी मुल्ज़मान थे, नामज़द मुल्ज़मान जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, उन सब की एक एक करके ज़मानतें हो चुकी हैं और अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर रखा है जज अरशद मलिक के इस वीडियो स्कैंडल केस का। बहुत शुक्रिया किशोरी, तफसीलात दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आम तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर दिन गुज़िश्ता दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद जिसमें पहले हफ्तों और महीनों में इजाफा हो रहा था, अब ये तादाद दिनों में बढ़ रही है। ख़वातीन और बच्चों में भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आ रही है और अब इससे आम लोगों के साथ साथ अरकान असेंबली भी मुतासिर हो रहे हैं और उनकी अमवात हो रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली जमशेदुद्दीन का खैल कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। उनमें गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। इसी तरह नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा भी आज कोरोना वायरस के बाइस चल बसे और वो लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI में ज़ेर इलाज थे। इससे पहले 20 मई को तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली शाहीन रज़ा भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची में सिंध के सूबाई वज़ीर गुलाम मुर्जा बलोच का भी कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया था। उनमें 14 मई को कोरोना की तस्दीक हुई थी और 23 मई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असेंबली मुनीर औरकज़ई का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। अहम बात यह है कि वो कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हुए थे। 7 मई को उन्हें कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कोरोना वायरस से जहां अहम शख्सियात की अमवात हो रही हैं, वहीं मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। उनके साथ उनके बेटे और अहलिया के भी टेस्ट मस्बत आए हैं। इसके अलावा 24 शख्सियात भी कोरोना से मुतासिर होने वालों में शामिल हैं। अदाकारा रुबीना अशरफ, सकीना समूह में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। TV एंकर्स में मारिया मेमन और गरीदा फारूकी का टेस्ट मस्बत आया है। पाकिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक हो रही है। पहले लोग कहते थे कि हमारे जानने वालों में तो कोई नहीं है, अब बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जानने वालों में जिनकी और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में। मगर इन सब के बावजूद लॉकडाउन की पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं और सिंध हुकूमत ने आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी SOPs के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है। यह पाबंदियाँ ऐसे वक्त उठाई जा रही हैं जब केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनमें हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में अब तक के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17,370 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,131 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 67 अफराद की कोरोना से अमवात हुई है, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1688 हो गई है और केसेस की मजमूई तादाद 80,463 है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी के साथ इन्फेक्शन रेट में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के डेटा के मुताबिक इन्फेक्शन रेट तकरीबन 24% है, यानी जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से 24% मस्बत आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जब कोरोना के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे तो इब्तिदा में शरह 4%, फिर 8% हुई, फिर बाद में 12%, 16%, 20% हुई और अब 24% हो गई है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इब्तदाई 4000 केसेस 40 दिनों में सामने आए थे, मगर अब सिर्फ 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 24 घंटे में। इसी तरह अगर अमवात का जायजा लें तो पाकिस्तान में कोरोना से इब्तिदाई 67 अमवात 44 दिनों में हुई थी,
मगर अब सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 67 अफराद की अमवात हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस और अमवात में भी तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 19 दिनों के दौरान ये तादाद डबल हो गई। 15 मई तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 38,799 थी और 834 अमवात हुई थी। ये केसेस और अमवात फरवरी से 15 मई तक यानी 80 दिनों में रिपोर्ट हुई थी। मगर गुज़िश्ता 19 दिनों में केसेस और अमवात दुगना हो गई हैं और इस वक्त मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस 80,463 और 1688 अमवात हो चुकी हैं। जबकि गुज़िश्ता एक माह के दौरान कोरोना के तकरीबन 61,360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक ये इदाद-ओ-शुमार इसलिए अहम है कि केसेस और अमवात में इजाफा उस वक्त हुआ है जब लॉकडाउन ख़त्म करके पाबंदियाँ उठाई गईं और ईद के मौके पर मार्केट्स और बाजार खोल दिए गए। इस दौरान बाजारों में रश रहा। शहरियों और दुकानदारों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब खवातीन और बच्चों में भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि खवातीन मार्केट गई, बच्चों को भी साथ लेके गई। इसके हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करते हुए डॉक्टर्स ने आज वफाकी और सिंध हुकूमत के इंतजामात पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि वक्त गुजरने के साथ बच्चों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। हज़ारों लोग घरों में आइसोलेशन में खतरे में। हमें हुकूमत सिंध से और मरकजी हुकूमत से शदीद नाराजगी है, शदीद एहतजाज करते हैं हम। उनको 3 या 4 महीने मिले, क्या तैयारी की वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, उसको हम अब भुगत रहे हैं। हमारा अंदाजा है कि हजारों पेशेंट, मैं तादाद नहीं बता सकता, होम आइसोलेशन पर हैं, जान का रिस्क ले रहे हैं। क्यों रिस्क ले रहे हैं? तो ये बेड नहीं है, कहाँ जाए? बच्चों में भी इसका रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त भी सिंध में 1600 से ज्यादा बच्चे अंडर 10 इससे मुतासिर हैं। दूसरी तरफ हमें अब ये खतरा पैदा हो गया कि कहीं हमारे बच्चे उन बीमारियों से जिनसे हम पहले उनको बचाते थे, जिसमें जैसे पोलियो था, तशन्नुज है, खुन्नाक है, काली खांसी है, खसरा है, ऐसा ना हो कि टीके ना लगने से इस कोरोना की वबा के अलावा हम एक और वबा को दावत दें। हमारे लोग मर रहे हैं यार, डॉक्टर मर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, उनके घर वाले नहीं है। ये 100 लोग हम आप देखें ना, OPDs खुली हुई हैं, डे 1 से खुली हुई हैं, बगैर टेस्ट के सर्जरीज हो रही हैं। सब लोगों की जिंदगियां रिस्क पे लगी हुई हैं। ताजर हंगामा करते हैं तो दुकानें खोल दी जाती है, ट्रांसपोर्टर हंगामा करते हैं तो ट्रांसपोर्ट खोल दी जाती है, लेकिन डॉक्टर इतने दिनों से जो कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन उम्मीन बैठी हुई है, उसको कोई एहसास नहीं है। खवातीन के प्लेटफॉर्म से मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जब अपने घरों से निकलते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, और हम में से कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो अपने घर भी नहीं जा सकता। अब अहम बात यह है कि वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सिंध में 26 फरवरी से तालीमी इदारे बंद हैं, मगर इसके बावजूद अब तक 1128 बच्चों का कोरोना टेस्ट मज़बत आ चुका है, जबकि खवातीन में कोरोना से मुतासिर होने की शरह 23% से बढ़कर अब 28% हो गई। इस वक्त सिंध में कोरोना के सबसे ज़्यादा 32,910 केसेज हैं, 555 अमवात हो चुकी हैं, मगर केसेज में इजाफे के बावजूद सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल करते हुए आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने की इजाज़त दे दी है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही SOPs की पाबंदी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल चुके हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तकरीबन हो चुका है, और अहम बात यह है कि हुकूमत कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल का मवाजना पहले भारत से करती रही। ये बताया जाता था कि पाकिस्तान भारत से ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, हालांकि हर मुल्क और इलाके की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हर मुल्क में अलग तरीके से वायरस ने इम्पैक्ट किया, मगर इस हवाले से भारत से हुकूमत मवाजना करती रही। तो अब भारत से का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ सूरत हाल पाकिस्तान से अब बेहतर है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की आबादी 7 गुना ज़्यादा है और भारत में आने वाले कोरोना केसेस की तादाद 8,000 है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में 4,000 केसेस रिपोर्ट हुए, हालांकि भारत की आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है। वहाँ गुज़िश्ता दिनों में टेस्ट पाकिस्तान से 7 गुना ही ज़्यादा हो रहे हैं, मगर केसेस पाकिस्तान से महज दुगने सामने आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है जो कि 24% है, जो कि भारत में 10% से कम है। वरना अगर इन्फेक्शन रेट एक जैसा होता तो आबादी के तनासुब से अगर पाकिस्तान में आज 4,000 केसेस आए हैं तो भारत में 28,000 केसेस आते हैं। इसके साथ साथ भारत में टेस्ट का तनासुब ज़्यादा और इन्फेक्शन का तनासुब कम है। इसी तरह हर 10 लाख पर किए गए टेस्ट का जायज़ा लें और अमवात का जायज़ा लें तो इसमें भी भारत की सूरत हाल बेहतर है। पहले हुकूमत बताती थी कि हम टोटल टेस्ट में इस खित्ते के ममालिक में सबसे बेहतर हैं, भारत से बेहतर है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर 10 लाख में 2,976 टेस्ट किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 2,700 है, यानी भारत इसमें आगे निकल गया है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख में केसेस का तनासुब 151 है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 365 है, यानी डबल से भी ज़्यादा है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख में अमवात का तनासुब 4 है, जबकि पाकिस्तान में तनासुब 8 है, ये भी भारत से डबल है।
जिसका मतलब है कि भारत में लॉकडाउन का असर हुआ है, मगर अब लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने जा रहे हैं तो देखना होगा कि वहाँ क्या सूरत हाल होती है। इसके मुकाबले में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में 80,000 से ज़ायद केसेस हैं, और अगर इसका मुवाजना भारत से किया जाए जहाँ पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ केसेस की तादाद 5 लाख होनी चाहिए थी, मगर भारत में कोरोना केसेस की तादाद 2,08,000 से ज़ायद है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, जबकि आबादी 7 गुना ज़्यादा है। इसी तरह भारत में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से एक दिन में 204 अमवात हुई, पाकिस्तान में 78 अफराद की मौत हुई। भारत में 20 मई के बाद से रोज़ाना किए जाने वाले कोरोना के टेस्ट की तादाद 1.25 लाख से ज़ायद है, जिसका मतलब है कि भारत में अपनी टेस्ट की सलाहियत गुज़िश्ता एक माह के दौरान 3 गुना तक बढ़ा चुका है। पाकिस्तान अभी तक यौमिया 20,000 टेस्ट तक नहीं पहुँच सका है, हालांकि अप्रैल के आखिर तक इसमें तादाद तक पहुँचने का दावा किया गया था। इस हवाले से जो इदाद शुमार सामने आए हैं, इसके मुताबिक 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में हर 1,000 अफराद में टेस्टिंग की शरह भारत से दुगनी थी, डबल थी। ये शरह 1 मई तक बरकरार रही, मगर फिर 15 मई के बाद से भारत में टेस्टिंग की शरह बढ़ने लगी, और जब पाकिस्तान में ईद के लिए लॉकडाउन नरम किया गया तो उस वक्त भारत में जहां लॉकडाउन था वहां टेस्ट की तादाद बढ़ती गई, पाकिस्तान में ये शरह कम रही। हालांकि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से इस वक्त टेस्ट में इजाफे की ज़रूरत थी, और 25 मई के बाद से भारत में रोज़ाना 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी शरह हर 1,000 में 2.62 बनती है अब, जबकि पाकिस्तान में अब हर 1,000 में 2.41 टेस्ट हो रहे हैं, यानी भारत आगे निकल गया है। अहम बात यह है कि भारत में 8 जून से पहले मरहले में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इबादत गाहें खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि दूसरे मरहले में रियासती हुकूमतों से मुशावरत के बाद तालीमी इदारे खोले जाएंगे। इस बारे में फैसला जुलाई में होगा, जबकि कुछ शोबे बदस्तूर बंद रहेंगे। उनमें बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल्स, पार्क्स, असेंबली हॉल्स और इसी तरह के दीगर अवामी मकामात शामिल हैं। मगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटने की हिकमत अमली पर तनकीद हो रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना का फैलाव रोकने की पॉलिसी को नाकाम करार दिया है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात की शरह कम नहीं हुई। मगर अहम बात यह है कि भारत लॉकडाउन की नाकामी के बावजूद पाकिस्तान से इस वक्त बेहतर सूरत हाल में नज़र आ रहा है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हमने कुछ हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे। ये बताइएगा कि अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप ताजिरों का सुनते हैं, ट्रांसपोर्टर्स का सुनते हैं, हमारा भी सुने, आप तो खुद डॉक्टर हैं, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, एक दिन में 4,000 केसेस। शुक्रिया। बात ये जी कि ये यकीनन आपने सही अदाद शुमार बताए हैं, लेकिन ये जो 4,000 का नंबर है, इसके साथ आपको एक और नंबर भी बताना चाहिए, और वो ये है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में पहली मरतबा 17,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और उनमें ये पॉजिटिविटी जैसे जैसे हम टेस्ट नंबर बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़। वो तो बढ़ेगी, मगर मसला ये है कि अगर पॉजिटिविटी 7-8% के रेशो से बढ़ती तो परेशान कुन बात नहीं थी। टेस्ट की तादाद बढ़ाई है, मगर 24% पॉजिटिविटी हो गई है, यानी अगर 30,000 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो रेशो तो बढ़ना ही था, जो इस वक्त पॉजिटिविटी की परसेंटेज बढ़ रही है वो बहुत परेशान कुन है। डेफिनेटली पॉजिटिविटी तवक्को से ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। 24% थी पॉजिटिविटी, तो यकीनन ये इस बात का इंदिया है कि बीमारी जो है वो माशरे में लोकल ट्रांसमिशन के नतीजे में फैल रही है, और काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। डेथ्स का भी आपने बताया, सही फरमाया, पिछले कोई 6-7 दिन से कुछ 70 की एवरेज चल रही। क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है? नहीं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन यकीनन ये सूरत हाल में अमवात के हवाले से इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के नहीं है, इसलिए कि जो हम देख रहे थे, प्रेडिक्शंस थी, उनके मुताबिक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। किसी दिन उस प्रेडिक्शन से वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, किसी दिन उससे ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक आने वाले दिनों का आपने ज़िक्र किया है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी तो ये रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त सवाल है वो ये है कि कब हम कुछ स्टेबलाइज़ करेंगे किसी सतह पे जाके, और कब हम ग्रेजुअली फिर वो प्लेटू पे रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करेंगे। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि तमाम मुल्कों में ऐसा ही हुआ है।
तो इसके बारे में कोई हतमी तारीख़ मुकर्रर नहीं की जा सकती कि ये कब होगा, तो ये आने वाले हफ्ते कुछ बताएंगे हमें। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये सूरत हाल पैदा हो सके। और डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल मगर जा किस तरफ रही है? अगर आप टेस्ट की तादाद 30,000 तक लेके जाएंगे, जाहिर है और ज़्यादा आएंगे। 24% तक हम पहुंच गए हैं। 8%, 10% होता था। भारत अभी तक डबल डिजिट में नहीं गया। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, 24%। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है। और मुझे इंडिया का जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं पता, लेकिन हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं ये ससेप्टेबल लोगों में करते हैं, यानी कि जो जिन पे शक होता है उन पे करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जिनके अंदर सिम्टम्स पैदा हुए होते हैं। हम जनरल पब्लिक का ये नहीं कर रहे। जनरल पब्लिक का अगर हम करें तो हो सकता है कि इससे बहुत कम हो। आप आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाज़ मुल्कों के अंदर जनरल पब्लिक के अंदर जब ये किया जाता है तो उसमें शरह बहुत कम हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि बीमारी फैल नहीं रही या ये ट्रांसमिशन बढ़ नहीं रही, बिल्कुल बढ़ रही है। और ज़ाहिर है कि जितने ज़्यादा लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होगी उसी कदर फिर जो हैं उनकी वो शरह या वो सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स कि जिनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है वो भी बढ़ता है इसके साथ साथ। तो यकीनन ये एक बढ़ता हुआ रुझान है जी। और जब ये बढ़ता है तो ज़ाहिर अब तो सभी खोल दिया है। टूरिज़्म भी खोलने की वज़ीर आज़म बातें कर रहे हैं। वैसे हुकूमत कह रही है लोगों को घर से ना निकलें बगैर ज़रूरत के। एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं फिर? ये कहाँ हॉस्पिटल में क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है इस महीने के आखिर तक या मिड तक? और लोगों को पता हो, क्योंकि अचानक अफवाहें आती हैं कि जो अस्पताल में कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, कि हमें कहाँ जाना है अगर हमारी तबीयत ख़राब हो? इसके लिए कोई डेवलप हो, कोई सिस्टम जो सूबों के साथ भी शेयर हो, और ताकि आवाम को पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है फौरी तौर पर तबीयत ख़राब होने पर। हम इस वक्त और आज भी हमने इस पे सारे चीफ सेक्रेटरी साहबान से बात की है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं कि जिसके तहत डॉक्टर्स जो हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पेशेंट्स की फैमिलीज़ को रीडायरेक्ट कर सकेंगे कि अगर मसलन आप एक 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं और वहाँ पे आप एक अस्पताल में जाते हैं और वहाँ आपको पता लगता है कि जी यहाँ पे तो बेड नहीं है, तो आप उस और ये ऐप हम पब्लिक भी करने जा रहे हैं कि जहाँ पे आप उस 5 किलोमीटर्स या इससे ज़्यादा एरिया के अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इस एरिया के अंदर और कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए सहूलियात मौजूद हैं, और आप उनको क्लिक करके ये भी इवन देख सकेंगे कि वहाँ पे कितने बेड्स मौजूद हैं, कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, कितने आईसीयूज़ की दूसरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और आप वहाँ जा सकेंगे। ये हमने बड़ी मेहनत से जी आरएमएस बनाया है और अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सूबाई सतह के ऊपर इसको सही तरीके से एक मैनेजमेंट टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो हमारा ये ख्याल है कि अगर इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो अभी पाकिस्तान के हेल्थ केयर की कैपेसिटी ओवरवेल्म नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। वो देख रहे हैं कि सूरत हाल तो यहाँ से ख़राब ही होगी और केसेस की तादाद बढ़ेगी, फिर हॉस्पिटल में भी केसेस सामने आएंगे, मगर अभी मेडिकल जो अस्पतालों का निज़ाम है वो कह रहे हैं कि उसमें सूरत हाल ख़राब नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम केस का के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई, उस पर बात करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमती वकील को जजेस के सख्त रिमार्क्स का और सवालात का सामना है। अदालत मुसलसल सवालात उठा रही है और अहम रिमार्क्स दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले के हवाले से अहम सवालात उठाए जो इस केस के लिए बहुत अहम है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वहीद डोगर को जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम का पता कैसे चला? वहीद डोगर को तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम के स्पेलिंग नहीं आते। जब नाम के स्पेलिंग दुरुस्त नहीं होंगे तो वेबसाइट पर सर्च कैसे हो सकता है? इस दौरान जस्टिस मकबूल वाकी ने सवाल किया कि वहीद डोगर किस मीडिया के लिए काम कर रहा है, वहीद डोगर का माजी क्या है, वहीद डोगर की दरख्वास्त पर बड़ी तेजी से काम का आगाज हो गया, क्या वहीद डोगर को गैब से मालूमात मिली? इस मुल्क में बहुत से काम गैब से होते हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर ताबंदियाल ने रिमार्क दिए कि हमें जज की बददियानती या करप्शन दिखाएं।
ऐसा कुछ बताएं जिससे जुर्म सामने आए, कुछ ऐसा दिखाएं जिससे पता चले कि ये जायदाद जज साहिब ने खानदान के अफराद के नाम खरीदी। इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि जायदादों के बारे में लगाए गए इल्जामात की कोई तरदीद नहीं की गई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि टैक्स रिटर्न जाहिर ना करने पर जज पर आर्टिकल 209 लागू नहीं होता। जस्टिस फाइज ईसा पर करप्शन या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का कोई इल्जाम नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या कानून के तहत जज साहिब मनी ट्रेल देने के पाबंद हैं। जज कहते हैं कि प्रॉपर्टीज का मुझसे नहीं, मुतालिका लोगों से पूछें। आप कहते हैं कि जवाब जस्टिस काजी फाइज ईसा दें। फरोग नसीम ने समाअत के दौरान भारत की मिसाल दी और कहा कि भारत में जज की अहलिया और बच्चों के नाम असासे थे। तहकीकात शुरू हुई तो भारत के उस जज ने इस्तीफा दे दिया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि भारत के कानून को छोड़ें, पाकिस्तान के कानून की बात करें। कानून दिखा दें जिसके तहत जज को अपनी और खानदान के अफराद की जायदाद जाहिर करना जरूरी है। सेक्शन 5 के तहत जज के लिए ऐसी पाबंदी नहीं कि वो गैर मुल्की जायदाद जाहिर करे। अदालत ने समाअत के आखिर में वफाकी हुकूमत के वकील के सामने सवालात रखे कि रेफरेंस की बदनीयती और एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत के बारे में बताएं। अगर सदारती रेफरेंस में नुक्स हैं तो क्या काउंसिल सुमोटो कार्रवाई कर सकती है? क्या जुडिशल काउंसिल सदारती रेफरेंस पे कार्रवाई की पाबंद है? फर्ज कर लें ये एक कमजोर रेफरेंस है जिसकी पसे पर्दा मकासिद है। क्या काउंसिल ऐसे रेफरेंस पर कार्रवाई करने की पाबंद है? अदालती कार्रवाई कल तक फिर मुलतवी कर दी गई। आज की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत करने वाले हमीद डोगर का जिक्र होता रहा। इस हवाले से 29 मई को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में कुछ सवालात उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि एक प्रॉक्सी की तलाश की गई ताकि वो हिस्से का काम करे। अब्दुल हमीद डोगर नामी इस मुतनाज़ जालसाज ने एसेट रिकवरी यूनिट के खुद साख्ता चेयरमैन को खत लिखा जो पहले से कार्रवाई के लिए तैयार थे। उन्होंने वजारत कानून से रब्ता किया, फौरी तौर पर प्रॉक्सी से रब्ता किया, मगर ये कैसे हुआ ये नहीं बताया गया और ये अब तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सका क्योंकि अब्दुल हमीद डोगर ने अपने रब्ते का नंबर ही नहीं फराहम किया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि दरख्वास्त देने वाला तो प्रॉक्सी था। जिसे काजी फाइज ईसा ने लिखा था कि मैंने कई बार हमीद डोगर के बारे में मालूमात चाही मगर मुझे नहीं बताया गया। मेरा सवाल है कि अब्दुल हमीद डोगर क्या करता है, कहाँ काम करता है, कितना कमाता है, ज़राया मदनी क्या है, अपना इनकम टैक्स अदा क्यों नहीं करता, वो कहाँ रहता है, उसकी अहलिया और बच्चे क्या करते हैं, क्या उनके पासपोर्ट हैं और कहाँ का सफ़र किया है। जैसे काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि हमीद डोगर ने सहाफ़ी अहमद नूरानी के बारे में झूठ क्यों बोला, उसका हैंडलर कौन है, वो किसे रिपोर्ट करता है, वो मेरे खिलाफ प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार क्यों हुए। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि अब्दुल हमीद डोगर अपनी झूठी कहानियों के लिए मशहूर है। उसने 1 रुपये का इनकम टैक्स अदा नहीं किया, सरकारी तौर पर बहरूपिये के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की। ये लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और आवाम को जानने का हक हासिल नहीं। ये शख्स ताकत का नुमाइंदा है, उसे सामने लाया जाए ताकि वो रेफरेंस के स्क्रिप्ट ड्रामे में अपना किरदार अदा कर सके। ये सारे के सारे मामलात हुए। आज अदालत में भी सवाल उठाए गए। अब कल इस केस में समाअत होगी।